नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं जीएस एरा में। दोस्तों, हम लोग मध्यकालीन इतिहास को आगे बढ़ा रहे हैं और आगे बढ़ाने के क्रम में हम लोग आज अपने क्लास की 5वीं क्लास में पहुंच चुके हैं। दोस्तों, जहां हम लोगों ने पिछले दिनों चर्चा करी थी कि हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से यहाँ पर कैसा बैकग्राउंड बन रहा था भारत में सिंध के आक्रमण के समय, कौन कौन से कारण थे, क्या क्या चीजें थी, उनके विषय में हम लोगों ने बहुत विस्तार से चर्चा करी थी, काफी अच्छी तरीके से चर्चा करी थी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को वो बात समझ में आई होगी। और आज हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं दोस्तों, जब हमारे भारत के अंदर यानी हमारे सिंध प्रांत पर जब पहली बार सिंध पर आक्रमण हुआ था अरबियों का यानी अरबों का, तो उनके समय में अगर हम लोग बात करें पूरे भारत की, तो पूरे भारत में कौन कौन से प्रमुख राज्य थे और वहां पर कौन कौन से राजा शासन कर रहे थे या कौन कौन से महत्वपूर्ण शासक या राज साम्राज्य थे, उनके बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं, जो महत्वपूर्ण चीज है। तो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि हमारा जो भारत देश है वो भौगोलिक दृष्टि से, आप लोग देखिए, भौगोलिक दृष्टि से देश का विभाजन, यानी जब सिंध पर आक्रमण हुआ था अरबों का, तब हमारे देश का विभाजन भौगोलिक दृष्टि से यानी हमारा पूरा भारत जो था वो 4 वर्गों में विभाजित किया गया था उस वक्त। देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा देश है वह हिमालय के पहाड़ी राज्यों के रूप में विभाजित था। यानी हमारे जो हिमालय के पहाड़ी राज्य कौन कौन से थे, हिमालय के आसपास के जो एरिया थे, राज्य थे, वो कौन कौन से थे। देखिए, सबसे पहले आपका आता है अफगानिस्तान, दूसरा आता है कश्मीर। इन सभी राज्यों के बारे में हम लोग बात करेंगे, कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, कुछ कम महत्वपूर्ण है, तो उस हिसाब से हम लोग उनको अपनी चर्चा का आधार बनाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारा आता है अफगानिस्तान, फिर आता है कश्मीर, नेपाल और असम। ये वे जगह हैं जहां पर हिमालय का तराई एरिया या हिमालय के आसपास का एरिया आता था या आता है। तो देखिए, ये 4 प्रमुख राज्य हो गए। बात करते हैं सिंधु गंगा का राज्य। देखिए दोस्तों, सबसे ये महत्वपूर्ण राज्य, ये सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हुआ करते थे क्योंकि ये मैदानी क्षेत्र थे और बहुत अधिक उपजाऊ थे। तो उस हिसाब से ये सभी राज्य जो थे ये बहुत ज्यादा अपने समय पर अपनी महत्ता का के कारण प्रसिद्ध हुआ करते थे। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले यहाँ पर कौन सा था, कन्नौज। कन्नौज दोस्तों इस वक्त पर यानी मध्यकालीन इतिहास के आरंभिक दौर पर ये अपना बहुत ज्यादा महत्व लेकर के आता है। दूसरा देखिए आता है सिंध। ये सिंध वही मैंने कल भी चर्चा करी थी और आगे भी हम लोग इनके बारे में बहुत अच्छे से चर्चा करने वाले हैं कि सिंध वह राज्य है जो प्रवेश द्वार था अरबों का भारत के अंदर। तो ये सिंध है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। ये पिछले आने वाली 2-3 क्लासों में हमारी चर्चा का ही प्रमुख बिंदु रहेगा। अगर देखते हैं, देखो ये मालवा है। मालवा का क्षेत्र भारत के अंदर का बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही खनिजों से भरा हुआ क्षेत्र, इसके अतिरिक्त काफी अधिक उपजाऊ क्षेत्र, काफी अधिक पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र माना जाता है, इसलिए इसका भी बहुत ज्यादा महत्व होता है। साथ ही आता है बंगाल, जो कि हमारे पूर्वी क्षेत्र पर आता है और इसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें थी उसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, तो ये 4 यहाँ पर गंगा सिंधु के प्रमुख राज्य रह चुके हैं और ये हिमालय के पहाड़ी राज्य कौन कौन से थे इनके बारे में हम देख लिया। अब बात करते हैं दोस्तों दक्षिणी राज्य। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा आज की क्लास को। ये आने वाले समय में आपके लिए बहुत अच्छे से काम करने वाली, क्योंकि मैंने यहाँ पर मध्यकालीन इतिहास में आपको बहुत विस्तार से चर्चा कर रहा हूं। अगर आप लोग स्टार्टिंग से लेकर के आज तक की क्लास को आपने देखा होगा तो आपको आज की क्लास समझने में बेहद आसान हो जाएगी। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आने वाली सभी क्लासों को आप लोग देखेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको कोई भी क्लास मिस नहीं करेंगे, तो आपको मध्यकालीन इतिहास बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बात करते हैं दक्षिण राज्यों की। तो दोस्तों, दक्षिण में हमारे यहाँ पर राष्ट्रकूट वंश बहुत ही महत्वपूर्ण वंश रहा है। आगे आने वाले त्रिपक्षीय संघर्ष का भी बहुत बेहतरीन ये काम करने वाला है। 3 पक्षों में एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष रहा है ये। आगे देखते हैं वाकाटक वंश। ये भी अपने समय का बहुत महत्वपूर्ण वंश रहा है। इसके बारे में भी बहुत अधिक जानकारी प्राप्त नहीं होती है, लेकिन जो भी जानकारियां प्राप्त होती हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बात करते हैं पल्लवों की। तो पल्लवों पर मैं दोस्तों एक अलग वीडियो भी बनाऊंगा, पल्लवों पर, राष्ट्रकूटों पर। तो आप बिल्कुल भी हार मत मानिएगा, बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, क्योंकि मैं बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर बहुत ज्यादा चर्चा करने वाला हूं। अब बात करते हैं दक्षिण के प्रायद्वीपीय राज्य। तो दोस्तों, जो चौथा भौगोलिक दृष्टि से देश का विभाजन किया गया था वो प्रायद्वीपीय राज्यों में किया गया था, जहां पर चोल, चेर और पांड्य आया करते थे। दोस्तों, ये बहुत ही प्राचीन रहे हैं। यदि आप लोग एंशिएंट हिस्ट्री पर जाएंगे तो आपको चोल, चेर और पांड्यों का यहाँ पर बहुत ज्यादा चर्चा या बहुत ज्यादा नाम देखने को मिलता है। परंतु जब हम लोग मध्यकालीन भारत पर पहुंच जाते हैं तो यहाँ पर ये अपने अंतिम दौर पर प्रवेश कर चुके होते हैं। और पल्लव वंश के द्वारा, क्योंकि दक्षिण में पल्लव भी रहते हैं और ये जो राज्य जिनका मैंने चर्चा करी ये आपके साइड में रहते हैं, साइड का मतलब प्रायद्वीपीय क्षेत्रों पर रहते हैं, इसलिए पल्लवों द्वारा इनको विजित कर लिया जाता है, हरा दिया जाता है, पराजित कर दिया जाता है। इसलिए इनका नाम बहुत अधिक सुनने
सुनने को नहीं मिलता है, परंतु अपने स्वयं की विशेषताओं के कारण इन्होंने बहुत ज्यादा नाम रखा है। जैसा कि मैंने आपको बताऊं, अगर थोड़ी सी चर्चा करूं कि जब संगमकालीन सभाएं हुआ करती थी तो बहुत अधिक विद्वान यहाँ पर जुटा करते थे। तो उसमें अधिकांश मतलब जो 3 संगम हुई हैं उन सभी संगमों में आपको ये पांड्य राजाओं का ही जिक्र मिलता है, इनका ही जिक्र मिलता है। यही अपने समय के विद्वानों को बुला करके उनको सम्मानित किया करते थे। तो ये इनकी विशेषताएं रही है अपने वक्त पर। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया कि देश के अंदर का 4 भौगोलिक रूप से विभाजन किया गया था। अब हम लोग बात करने वाले हैं अफगानिस्तान की। दोस्तों थोड़ा सा देखिए, आप लोग बगल में देखिए, यहाँ पर अफगानिस्तान की ओर बढ़ रहे हैं। आपको मैं बताऊं कि जब ये अफगानिस्तान था, क्योंकि ये क्षेत्र आपको पता है कोई भी क्षेत्र अति प्राचीन होता है, वहां पर शासक आते रहते हैं और जाते रहते हैं। तो हम लोग उन्हीं की बात करने वाले हैं जो महत्वपूर्ण रहे। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर जो महत्वपूर्ण व्यक्ति रहा है वो चंद्रगुप्त मौर्य का जिक्र होता है, यानी मौर्यकालीन व्यक्ति का जिक्र होता है। यह मौर्य वंश का संस्थापक था। इसने सेल्यूकस निकेटस को पराजित करके, ये जो यूनानी एक दूत था सिकंदर का, उसको इन्होंने पराजित किया था। उनका सेनापति था, उसको पराजित करके इन्होंने इस जगह को उससे प्राप्त किया था। तो सबसे पहले जहां पर इनके बारे में जो जानकारियां प्राप्त होती हैं वह यह होती हैं कि अफगानिस्तान को सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने विजित किया था सेल्यूकस निकेटस से। उसके बाद बहुत वक्त तक ये चलता रहता है, इसके बारे में बहुत अधिक जानकारियां प्राप्त नहीं होती हैं, परंतु कालांतर में आकर के बोलते हैं, इतिहासकार बोलते हैं कि क्षत्रिय राजा 9वीं सदी के अंत तक, यानी 9वीं शताब्दी के अंत तक यहाँ पर एक क्षत्रिय वंश का शासन होता है, एक क्षत्रिय राजा का शासन होता है। और इस बारे में ह्वेनसांग ने भी अपनी पुस्तक में चर्चा करी है। ह्वेनसांग वह व्यक्ति था जो हर्षवर्धन के काल पर भारत में आया था, उनके राज्य में आया था और पूरे भारत का भ्रमण किया था। तो इनकी बातें बहुत ज्यादा ऑथेंटिक होती हैं। इनकी बातें, जब कोई विदेशी इतिहासकार भारत के बारे में चर्चा करता है तो उसकी बातों को अधिक इतिहासकार अपना आधार बना देते हैं अपने इतिहास में पॉइंटों का। तो दोस्तों ये क्षत्रिय राजा का 9वीं शताब्दी के अंत तक जो है क्षत्रिय शासकों का यहाँ पर शासन रहा है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों लल्ली नाम का एक व्यक्ति होता है, लल्ली नाम का एक व्यक्ति होता है। इसके बारे में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं दोस्तों, आप लोग उसको बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा। यदि आप लोग स्वयं में एक शॉर्ट नोट्स बना कर रख रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, ये आप लोग जरूर करिए। तो लल्ली नाम का एक व्यक्ति होता है जो ब्राह्मण वंश की यहाँ पर स्थापना करता है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर एक क्षत्रिय राजा शासन करता है और उसके बाद लल्ली नाम के व्यक्ति के द्वारा ब्राह्मण वंश का यहाँ पर स्थापना की जाती है। तो इसी के समय को जो अफगानिस्तान का काफी बड़ा एरिया होता है, इसे हिंदू शाही शासक भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको इतिहास में कई बार हिंदू शाही वंश की बारे में बातें सुनने को मिलेंगी। तो हिंदू शाही वंश का तात्पर्य ब्राह्मण वंश से ही रहेगा, काफी वक्त तक बदलता भी नहीं है ये चीजें। इसके अतिरिक्त इसको जाबुल या काबुल भी बोल दिया करते हैं, क्योंकि अलग अलग तरीकों से चीजों को बोला जाता है, उस हिसाब से ये बदल जाता है नाम। तो जाबुल या काबुल, साथ ही हिंदू शाही शासन भी इसको कहा जाता है। तो दोस्तों अब हम लोग प्रवेश करते हैं आज के हिमालय के पहाड़ी राज्य, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो पहला विभाजन था भौगोलिक रूप से, उसमें जो 4 विभाजन थे, सबसे पहले हम चर्चा कर ली है अफगानिस्तान की। अब बात करते हैं दोस्तों कश्मीर की। दोस्तों आपको यहाँ पर पॉइंट के रूप में इन सभी चीजों को चर्चा में अपने पास रखना है, लिख करके रखना है, ये बेहद इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे शुरू करते हैं, देखिए सबसे पहले कश्मीर की अगर बात करें तो आपको पता है आज के समय का कश्मीर हमारे भारत का शीश यानी मुकुट कहा जाता है, हमारी सुंदरता का सबसे बड़ा, हमारे देश के आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। तो दोस्तों उस वक्त पर ये बिल्कुल अनजान सी जगह हुआ करती थी, परंतु यहाँ पर इतिहासकारों के अनुसार कहा जाता है कि अशोक का क्षेत्र ये रहा है अपने एंशिएंट हिस्ट्री के हिसाब से। यहाँ पर अशोक ने शासन किया और कालांतर में अशोक के काफी वर्षों के बाद यहाँ पर कनिष्क का शासन हुआ और कनिष्क का भी प्रमुख क्षेत्र भी था, क्योंकि कनिष्क ने अपनी कैपिटल भी यहाँ पर बनाकर रखी थी। तो दोस्तों यहाँ पर कनिष्क ने अपने टाइम पर बौद्ध की एक संगीति का भी आयोजन किया था। चौथी संगीति का जो अंतिम संगीति थी उसका आयोजन भी इन्होंने यहाँ पर करवाया था और ये कनिष्क अपने टाइम का बहुत ही महान शासक था। और दोस्तों अब मैं बात करने वाला हूँ कि कालांतर में कनिष्क के पश्चात यह मेहरकुल का एक क्षेत्र बन जाता है। मेहरकुल नाम का एक शासक आता है जो कश्मीर पर शासन करता है और यह उसका क्षेत्र बन जाता है। परंतु जब ये हर्ष के काल पर आता है, हर्ष के टाइम पर आता है, हर्षवर्धन के समय पर आता है, तो ये स्वतंत्र हो जाता है। मतलब यहाँ पर कोई भी व्यक्ति शासन करने वाला नहीं होता, ये स्वयं में स्वतंत्र हो जाता है। मतलब कहने का ये हुआ कि किसी एक सेंट्रल पर रहने वाले किसी केंद्रीय सत्ता का एक अधीन क्षेत्र नहीं होता, परंतु स्वयं में ये स्वतंत्र हो जाता है।
लेकिन जब बात करते हैं 7वीं शताब्दी के अंत में, यानी 7वीं शताब्दी में पहुंचते हैं, तो यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक आता है। दोस्तों वैसे तो सभी शासक महत्वपूर्ण है, अशोक ने अपने टाइम पर बहुत कीर्तिमान स्थापित किया यहाँ पर। इसके बाद कनिष्क ने इस क्षेत्र की विशेषताओं को बहुत अधिक बढ़ा दिया था। लेकिन जब बात होती है 7वीं शताब्दी के अंत में, तो यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण वंश का उदय होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं कारकुटा वंश। दोस्तों इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोग किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर इस चीज के बारे में जरूर पूछा जा सकता है। तो कारकोटा वंश में दुर्लभ वर्धन नामक एक व्यक्ति होता है, जो कारकोटा वंश की स्थापना करता है 7वीं शताब्दी के अंत में कश्मीर में आकर के। और उसके पश्चात उसका पौत्र जो होता है, पौत्र मतलब ये चंद्रपीड़ नाम का एक व्यक्ति होता है, जो यहाँ पर शासन करने के लिए आता है। दोस्तों क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि सिंध पर जब अरबों का आक्रमण हुआ था, तो कौन कौन से प्रमुख क्षेत्र थे भारत के अंदर, और वहां पर कौन कौन से लोग शासन कर रहे थे, तो दोस्तों उसी के क्रम में बताता हूँ कि चंद्रपीड़ नाम का जो व्यक्ति था, यानी जो दुर्लभ वर्धन का पौत्र था, जो शासक था कश्मीर का, वही था उस वक्त पर, यानी जब भारत में दाहिर का सिंध पर उसका वो अटैक का सामना कर रहा था, यानी जब दाहिर सामना कर रहा था सिंध पर, अपने क्षेत्र पर आक्रमण का, उसी वक्त पर कश्मीर पर चंद्रपीड़ शासक शासन कर रहा था। उसके पश्चात जब वो मर जाता है, चंद्रपीड़ की मृत्यु होने के पश्चात उसका भाई ललितादित्य मुक्तापीठ ये शासन करने के लिए आते हैं। और दोस्तों आप इस नाम से जरूर परिचित होंगे, ललितादित्य मुक्तापीठ एक ऐसा शासक रहा है जिसने कश्मीर पर शासन किया, परंतु अपनी शक्ति का प्रचार करने के लिए, अपनी शक्ति का दिखाने के लिए, अपनी शक्ति के संचार के लिए इसने काफी बड़े एरिया पर कवर कर लिया था, काफी बड़े क्षेत्र पर कवर कर लिया था, न केवल कश्मीर बल्कि कुछ पश्चिमी क्षेत्र पर, और यहाँ तक कि इसने कन्नौज तक में भी विजय प्राप्त करने के लिए अपने काम को बढ़ाया है। तो दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति रहा है, कश्मीर के क्षेत्र पर शासन करने वाला। आपको याद रखना है इसका संबंध कौन से वंश था, कारकोटा वंश था। अब बात करते हैं दोस्तों नेपाल की ओर। देखो नेपाल क्योंकि सुदूर क्षेत्र था, काफी दूर हुआ करता था, तो यहाँ पर थोड़ा मुश्किल हुआ करता था, परंतु बहुत ही प्राचीन समय से यदि हम लोग बात करें बौद्ध काल में, दोस्तों तब भी यहाँ पर लिच्छवियों का शासन हुआ करता था। लिच्छवी वंश बहुत ही महत्वपूर्ण एक गणतंत्र के रूप में काम करने वाला एक वंश था, एक गणतंत्र था, लिच्छवी गणतंत्र था। तो लिच्छवी यहाँ पर शासन करने वाला बहुत ही प्राचीन क्षेत्र था। यहाँ पर इनका समय, इनका शासन काफी लंबे वक्त तक रहा है, आपको याद रखना है लिच्छवी। और उसके बाद जब गुप्त काल आता है, तो गुप्त काल में समुद्रगुप्त यहाँ पर अटैक करके इस क्षेत्र को जीत लेते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर बहुत सारे वंशों का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे अशोक के बाद सिरा में कनिष्क पर आ गया, क्योंकि ये वो महत्वपूर्ण शासक रहे हैं जिनका जिक्र करना अति आवश्यक है हमारे लिए। तो लिच्छवियों के बाद समुद्रगुप्त का हम लोग जिक्र करते हैं, परंतु जब 5वीं शताब्दी में हम लोग प्रवेश करते हैं नेपाल की ओर, तो यह अपने आप में स्वतंत्र हो जाता है। जैसे कि मैंने पीछे बताया, स्वतंत्र होने का तात्पर्य यह होता है कि यहाँ पर कोई केंद्रीय कंट्रोल नहीं हो पाता है। जैसे कि आपको पता है समुद्रगुप्त एक प्रमुख शासक था, जो कि मगध में काम करने वाला व्यक्ति था, और पूरे भारत में नेपोलियन की संज्ञा उसको प्राप्त थी, क्योंकि ये कभी हारा नहीं है, काफी बड़े एरिया उसने कवर किया था। परंतु जब 5वीं शताब्दी में पहुंचते हैं, तो ये अपने आप में स्वतंत्र हो जाता है, और ये किसी के कंट्रोल में नहीं होता। और इतिहासकारों के द्वारा जहां पर जिक्र होता है, कहते हैं कि बाद में यह तिब्बत के क्षेत्र में, यानी तिब्बतों में प्रवेश कर गया था, और बौद्ध धर्म यहाँ का प्रमुख धर्म बन चुका था। आपको पता है लिच्छवियों में के समय से ही यहाँ पर बौद्ध का संचार होना शुरू हो चुका था, इसलिए 7वीं शताब्दी के अंत में, यानी लास्ट में करके ये तिब्बत के, यानी चाइना के क्षेत्र में प्रवेश कर चुका होता है, उनके कंट्रोल में आ जाता है। आज का चाइना में बात कर रहा हूँ, तिब्बत क्योंकि आज के टाइम पर चाइना के कंट्रोल में रहता है, और ये बौद्धों के पास, यानी बौद्ध धर्म का संचार, यानी बौद्ध धर्म को ग्रहण कर चुका होता है। अब बात करते हैं असम की। दोस्तों ये भी पहाड़ी क्षेत्र रहा है, हिमालय का तराई वाला क्षेत्र है, परंतु इसके बारे में बहुत अधिक जानकारियां प्राप्त नहीं होती है, इसलिए इसको हम लोग अधिक चर्चा करने वाले नहीं है। देखते हैं, देखिए हर्ष के टाइम पर, हर्ष के काल में यहाँ पर भास्कर वर्मन नाम का एक शासक काम करता था। भास्कर वर्मन नाम का एक शासक यहाँ पर शासन करता था, जो कि भास्कर वर्मन जो स्वयं था, ये हर्ष के ही अधीन था। और उसके बाद के बारे में जो भी चीजें मिलती हैं, जो भी आपको सोर्सेज मिलते हैं, उन सोर्सेज के अनुसार ये जगह स्वतंत्र हो चुकी थी, इसलिए इतनी चर्चा को हम लोग इसमें बढ़ाने वाले नहीं है। दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं गंगा सिंधु के जो मैदानी राज्य थे, क्योंकि हम लोग दूसरे भौगोलिक क्षेत्र की ओर प्रवेश कर चुके हैं, और दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में सबसे पहले आपको आता है महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है, वो है कन्नौज। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, मध्यकालीन भारत के इतिहास में आरंभिक काल में जो होता है इसका, ये यहाँ पर सबसे अधिक विशेष रूप से एक सेंट्रल राज्य रहा है, सेंट्रल क्षेत्र रहा है। तो कन्नौज दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है। आपको पता है मैंने कल बताया था कि 647 ईस्वी में हर्ष की मृत्यु हो जाती है, यानी हर्ष
अपने टाइम पर कन्नौज की महत्ता को बढ़ा देता है, अपने राज्य का सेंटर बना के रखता है, लेकिन हर्ष की मृत्यु होने के पश्चात यह जगह शून्य हो जाती है। और शून्य होने के पश्चात यानी 647 ईस्वी के पश्चात यहाँ पर आदित्य सेन नाम का एक व्यक्ति आता है। दोस्तों इतिहासकार यानी कई सारी किताबों में इसका कोई जिक्र नहीं मिलता है क्योंकि इसका कोई विशेष काम नहीं था। तो लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि आदित्य सेन नाम का एक व्यक्ति आता है 672 ईस्वी में, और उसके बाद जो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति आता है वो होता है यशोवर्मन। इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे आने वाले टाइम पर, जो आने वाली क्लासेस होंगी। परंतु आपको याद रखना है कि हर्ष का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था। इसके पश्चात यहाँ पर इतिहासकार मोस्टली यशोवर्मन को याद करते हैं, और यही वो यशोवर्मन व्यक्ति था जो दाहिर का समकालीन था। दाहिर के समकालीन यानी भारत पे शासन कर रहा था। तो मैंने आपको लगातार ये चीज बताई है कि दाहिर के समकालीन यानी मोहम्मद बिन कासिम के अटैक के समय भारत में कौन कौन से क्षेत्र थे और वहां पर कौन कौन से व्यक्ति शासन कर रहे थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये दाहिर के समकालीन कन्नौज के क्षेत्र पर यशोवर्मन नाम का व्यक्ति शासन कर रहा था, और ये बेहद महत्वपूर्ण व्यक्ति था। इसने भी अपने राज्य की महत्ता को काफी हद तक बढ़ाने का प्रयास किया था। अब बात करते हैं दोस्तों, जो यशोवर्मन था, यशोवर्मन का मित्र था ललितादित्य मुक्तापीड, जिसका मैंने पीछे कालकोटा वंश का जिक्र किया था कश्मीर का। ये उसी का मित्र था, ललितादित्य मुक्तापीड का ही मित्र था। और ये मित्र होने के पश्चात न जाने क्या कारण था कि इनके बीच में आपस में शत्रुता बढ़ गई, और शत्रुता में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए ललितादित्य मुक्तापीड का इससे युद्ध होता है। यशोवर्मन से एक बेहतरीन युद्ध होता है, बेहतरीन मतलब भयंकर युद्ध होता है, और इस युद्ध होने के पश्चात यशोवर्मन को पराजित कर दिया जाता है ललितादित्य मुक्तापीड के द्वारा, और यहाँ पर ललितादित्य का शासन हो जाता है। परंतु ललितादित्य के लिए यह एक शक्ति प्रदर्शन का केंद्र था, इसलिए ये पुनः अपने क्षेत्र पर लौट जाता है। और इसके बाद यहाँ पर आयुध वंश का उदय होता है। दोस्तों ये बेहद महत्वपूर्ण वंश रहा है, इसके बारे में हम लोग आगे जिक्र करेंगे, क्योंकि हम लोग भी बात कर रहे हैं समकालीन व्यक्ति के बारे में, इसलिए हम लोग यहाँ पर दाहिर के समकालीन ही यशोवर्मन का जिक्र कर रहे हैं। परंतु हमको याद रखना है, इसके बारे में हम लोग आगे जिक्र करने वाले हैं आयुध वंश के बारे में। दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। तो दोस्तों ये मैंने आपको कन्नौज के बारे में बताया है। अब बात करते हैं दूसरे प्रमुख मैदानी राज्य के बारे में, क्योंकि सिंधु के राज्य की बात कर रहे हैं, सिंधु नदी के मैदानी राज्यों की बात कर रहे हैं, इसलिए हमको सिंध जाना ही पड़ेगा। चलिए देखते हैं दोस्तों, चलते हैं सिंध की ओर। अब बात करते हैं दोस्तों सिंध। आपको मैंने पीछे बताया था कि जो काबुल है, जो जाबुल क्षेत्र था, यानी ऐसा क्षेत्र जो हिमालय का क्षेत्र है, मैंने पीछे जिक्र किया था काबुल का। तो काबुल के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र पर सिंध प्रांत पड़ता है। आप अभी भी देखेंगे तो आपको देखने को मैप में मिल जाएगा, यानी काबुल के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र पर सिंध प्रांत पड़ता है। सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों महत्वपूर्ण जो वंश था, ये शूद्र वंश था। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में और भी बातें करेंगे। शूद्र वंश का यहाँ पर दोस्तों शासक था, ये ह्यूएनसांग ने इसके बारे में जिक्र किया है, शूद्र वंश का शासन था। परंतु शूद्र वंश के शासन के ही दौरान, यानी कुछ समय के बाद ही यहाँ पर हर्षवर्धन अपना शासन कर लेता है। आपको हर्षवर्धन के बारे में काफी कुछ जानकारियां अलग अलग जगहों पर मिलती हैं। दोस्तों यहाँ पर हर्षवर्धन अटैक करते हैं, और अटैक करने के पश्चात शूद्र वंश को खत्म कर देते हैं, और यहाँ पर पुनः अपने शासन को शुरू कर देते हैं, यानी हर्षवर्धन अपने काम को शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है, यह राज्य पुनः स्वतंत्र हो जाता है, यानी यही शूद्र वंश पुनः फिर से आ जाता है। और इसके आने के बाद यहाँ पर सहसी राय नाम का व्यक्ति, जो कि अंतिम शूद्र वंश का शासक था, यानी शूद्र वंश खत्म होता है, हर्षवर्धन प्रवेश करते हैं। हर्षवर्धन के पश्चात पुनः शूद्र वंश का आता है शासक, जिसका नाम होता है सहसी राय, जो इस वंश का अंतिम शासक होता है। दोस्तों यह अंतिम इसलिए हो जाता है क्योंकि इसका ही एक मंत्री होता है जिसका नाम होता है चच। आपको चच नामक पुस्तक का भी जिक्र आपको अक्सर किताबों में मिलता है। ये वही चच है जो सिंध का ही एक शासक था। दोस्तों इसी सहसी राय का एक मंत्री होता है जिसका नाम होता है चच। ये चच उसी अपने ही राजा की हत्या कर देता है, और हत्या करने के पश्चात यहाँ पर ब्राह्मण वंश की नींव डाल देता है। दोस्तों सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर शूद्र वंश का था शासन, और उसके बाद यह अपने ही राजा की हत्या करने के बाद ब्राह्मण वंश की नींव डाल देता है। चच नामक एक पुस्तक का जिक्र होता है इतिहास में। आपको उसके पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर जो दाहिर का जो अटैक हुआ था हमारे भारत, दाहिर के समय में जो अटैक हुआ था तो मोहम्मद बिन कासिम का, उसका पूरा विवरण इसमें देखने को आपको मिलेगा। तो वो जो चच नामक व्यक्ति था वो यही था। चच नामा एक पुस्तक का नाम है। तो चच जो होता है ये ब्राह्मण वंश की नींव डालता है सिंध पर अपने राजा सहसी राय को पराजित करके, और उसके बाद उसका भाई जिसका नाम था चंद्रा, वो शासन पे आता है। और चंद्रा के पश्चात दाहिर, इसी दाहिर का हम लोग जिक्र कर रहे हैं, ये दाहिर शासक बनता है जो कि स्वयं चच का पुत्र होता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये सब चीजें बताई हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। दोस्तों इसी क्लास का अगला पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेकर के आने वाले हैं। तो आपको आज की क्लास के बारे में कोई भी डाउट होता है तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। मिलते हैं अगली क्लास में।